हेलो बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको लेबनीज़ टेस्ट भी कहते हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ ही जाता है एग्जामिनेशन में। स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज़ थ्योरम या लेबनीज़ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज़। देखिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। ऑल्टरनेटिंग, पहले तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है क्रमागत, मतलब एक छोड़ करके दूसरी जगह, एक छोड़ करके दूसरी जगह। तो किस चीज़ के ऑल्टरनेशन की बात कर रहा है यहाँ पे? आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के ऑल्टरनेशन की बात करता है। अगर हम कोई इनफाइनाइट सीरीज ऐसी ले लें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स ऑल्टरनेटिवली आए, तो कहते हैं वो सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब उसका प्रीसीडिंग टर्म, या यूं कह लीजिए जब उसका हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा होगा। क्या कहने का मतलब हुआ मेरे, उस चीज़ को देखिए। मान लीजिए हम कोई इनफाइनाइट सीरीज ले रहे हैं जिसके टर्म्स है क्रमशः u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 माइनस u5 प्लस u प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस u6 एंड सो ऑन। इस टर्म की खासियत देखिए, इसमें प्लस माइनस के साइंस ऑल्टरनेटिवली आए हैं। तो कहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाले टर्म से छोटा होता है, न्यूमेरिकली छोटा होगा। मतलब u1 बड़ा होगा u2 से। मैंने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की है, साइन को अवॉइड कर रहे हैं। u2 बड़ा होगा u3 से, u3 बड़ा होगा u4 से, और ऐसे ही ये सीरीज चलती चली जाएगी। तब जाकर के हमारी ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगी। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज से मेरा मतलब ये था कि उसमें प्लस माइनस के साइन ऑल्टरनेटिवली आने चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। और ये सीरीज में कोई भी टर्म अगर अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा होता है, कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म से छोटा होता है, तो उस सीरीज को हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, हम प्रूफ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए पहले इस सीरीज को हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं। u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6, ऐसे टर्म्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको एक इक्वेशन नंबर मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको कैसे अरेंज कर रहे हैं वो देखिए। u1 माइनस u2 माइनस u3 माइनस u4 माइनस u5 माइनस u6 माइनस u7, और ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। एक को इक्वेशन 1, एक को इक्वेशन 2। पहले वाली सीरीज के हम 2n टर्म्स को ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 2n टर्म्स को ले रहे हैं, s2n। तो देखिए क्या मिलेगा, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डैश डैश डैश। चूंकि 2n मतलब इवन टर्म्स है और इवन नंबर आप देख रहे होंगे माइनस के साथ आ रहे हैं, तो आखिरी टर्म हम लोग को मिलेगा u2n माइनस 1 माइनस u2n। और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग 2n प्लस 1 टर्म्स ले रहे हैं। 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं। तो देखिए कैसे मिलेगा, u1 माइनस u2 माइनस u3 माइनस u4 माइनस u5। आप देख सकते हैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बाद में आ रहे हैं। इसी तरह से लिखते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस के साथ, चूंकि सारे टर्म माइनस है, माइनस के साथ u2n माइनस u2n प्लस 1। इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको नाम दे रहे हैं थर्ड का, इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। ये तो ऑब्वियस है कि इक्वेशन नंबर 4 अधिक नंबर ऑफ टर्म्स को रख रहा है और इक्वेशन नंबर 3 कम नंबर ऑफ टर्म्स को रख रहा है। तो अगर s2n इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो आपको मिलेगा
S2n+1 माइनस S2n, हमने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया है। ये इसमें से कट जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, सारे टर्म्स कट जाएंगे, U2n ये दोनों आपस में कट जाएगा, केवल ये टर्म मिलेगा। चूंकि आपने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया है, ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, मिलेगा U2n+1। जिसको रीअरेंज करें तो आप लिख सकते हैं S2n इज इक्वल टू S2n+1 माइनस U2n+1। इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। इक्वेशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखा है U1 इज ग्रेटर देन U2, तो U1 माइनस U2 निकालेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव टर्म होगा। ठीक इसी तरह से ये भी पॉजिटिव टर्म होगा। ऐसे आगे के सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, मतलब ये सारे पॉजिटिव टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स S2n भी आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। S2n आपका पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। अगर S2n आपका पॉजिटिव है तो इक्वेशन नंबर 4 को देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 4 भी इस बात को बताएगा कि जितने भी ब्रैकेट्स में आपके सारे टर्म्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव है। क्यों? देखिए, U2 माइनस U3 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, U4 माइनस U5 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। ये सारे टर्म्स पॉजिटिव आते जाएंगे। हर एक टर्म जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो सारे टर्म्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। जब ये टर्म ब्रैकेट वाले पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव टर्म्स को हम U1 में से घटा रहे हैं, तो जब पॉजिटिव टर्म्स घटेंगे तो सीरीज हमारी डिक्रीज करती जाएगी। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव टर्म्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने n2 लिया तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5, केवल सीरीज यहाँ तक मिलेगी। केवल ये दोनों टर्म सब्सट्रैक्ट होंगे, इसकी वैल्यू कुछ आएगी। n की जगह 3 लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, एक टर्म और बढ़ जाएगा तो सीरीज की वैल्यू और कम आएगी। n की वैल्यू 4 लेंगे, 4 2 ज़ा 8 + 9, टर्म्स और बढ़ गया लेकिन वैल्यू और डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, S2n+1 की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी, घटती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चूंकि S2n की वैल्यू बार बार U1 में से घट रही है तो वो लगातार U1 की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इस केस में आप कह सकते हैं जैसे ही n टेंड करेगा इनफाइनाइट को, मतलब n इंक्रीज करेगा, तो S2n+1 घटता चला जाएगा, मतलब कहाँ टेंड करेगा? 0 पे। अगर अब हम इसमें लिमिट ले लें तो लिमिट लेने के बाद आप देखेंगे कि ये वैल्यू तो आपकी टेंड्स टू 0 कट जाएगी, ये वैल्यू आपकी टेंड्स टू 0 कट जाएगी। तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सॉरी, ये n नहीं है, UN है। U2n+1 डिक्रीज करेगा 0 पे। अब इस कंडीशन में आप लिमिट लेंगे तो मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S2n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S2n+1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट U2n+1। जैसे जैसे n टेंड करेगा इनफाइनाइट पर, वैसे वैसे U2n+1 की वैल्यू घटती चली जाएगी, टेंड्स टू 0 होती चली जाएगी। आपको सीधे सीधे मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S2n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S2n+1। ये इस बात को दिखाएगा कि ये जो सम आता है, एक तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और ये कन्वर्स तभी करेगा जबकि हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से लेस देन होगा। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। एक ऑल्टरनेटिव सीरीज हम ले रहे हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। हम चेक करना चाहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिए देखिए, U1 की वैल्यू है आपकी 1, U2 की वैल्यू है आपकी 1/2, U3 की वैल्यू है आपकी 1/3 एंड सो ऑन। हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर हम इसकी लिमिट ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN
इज इक्वल टू, तो आपको मिलेगा प्लस माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की जगह आप रखेंगे 1/n। प्लस माइनस इसलिए लगा दिया, 1/n पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हमको नहीं पता, अगर ऑड टर्म होगा तो पॉजिटिव, इवन टर्म होगा तो नेगेटिव। जैसे ही आप n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे 0 आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्ट्स कहाँ करेगी, 0 पे कन्वर्ट्स करेगी। इतना अगर आप एग्जामिनेशन में ना करना चाहें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटा हो रहा है, इस कारण से हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इसको लेबनीज टेस्ट कहा जाता है, या फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस होने की ये पहचान को बताता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि कंपैरिजन होता किस में है। आप अपने से 10 साल छोटे भाई से कंपैरिजन करते हैं या बहन से कंपैरिजन करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। कभी भी कंपैरिजन बहुत डिफरेंट चीज़ों में नहीं होता है, कंपैरिजन एक श्रेणी के लोगों में होता है। जैसे आप अपने क्लासमेट से कंपैरिजन कर सकते हैं। आप मान लीजिए बीएससी 3rd ईयर में है, क्या आप 12th वाले बच्चे से कंपैरिजन करेंगे? नहीं ना। तो कंपैरिजन केवल एक कैटेगरी के लोगों में होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कंपैरिजन जो होगा वो 2 सीरीज़ के बीच में होगा। मतलब एक दी गई सीरीज़ कुछ प्रॉपर्टी को खुद में रखती है, दूसरी दी गई सीरीज़ भी उसी श्रेणी से बिलोंग करती है, तब हम ये चेक करेंगे कि क्या कंपैरिजन के थ्रू भी ये बता सकते हैं कि दी गई नई सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है समेशन Vn और दूसरी सीरीज़ है समेशन Un, दोनों की कैटेगरी एक ही है, मतलब दोनों इनफाइनाइट सीरीज़ है, और साथ ही साथ दोनों सीरीज़ पॉजिटिव टर्म को रखती है। दोनों आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ है और दोनों पॉजिटिव टर्म्स को रखती हैं, मतलब दोनों की श्रेणी एक ही हो गई। मान लीजिए समेशन Vn कन्वर्जेंट है, ये वाली सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या समेशन UN भी कन्वर्जेंट होगा। तो कहते हैं कि हाँ, यस, समेशन UN भी हमारा कन्वर्जेंट होगा तब इफ जबकि UN के टर्म्स Vn के टर्म से छोटे या बराबर होंगे। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में ये हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगी, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगी। दूसरा, मान लीजिए समेशन Vn डाइवर्जेंट है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या समेशन UN भी डाइवर्जेंट होगा। तो हम कहेंगे यस, ये डाइवर्जेंट होगा। कब? जबकि UN के टर्म्स Vn के टर्म से बड़े होंगे। कहने का मतलब ये है कि दो इनफाइनाइट सीरीज ली गई हैं, दोनों पॉजिटिव टर्म को रखती हैं, उसमें एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी अगर दूसरी सीरीज के टर्म्स पहले वाली सीरीज के टर्म से छोटे या बराबर होंगे। 2 सीरीज ली गई हैं, दोनों इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन करती हैं, दोनों पॉजिटिव टर्म्स रखती हैं। एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो दूसरी डाइवर्जेंट होगी तब जबकि उसके टर्म्स बड़े होंगे। आपको बताया गया था डाइवर्जेंट में फैलता है, तो जिसको चेक करना है वो अधिक होगा। कन्वर्जेंट में एक बिंदु पे केंद्रित होता है, जिसको चेक करना वो केंद्रित हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। अब इसका प्रूफ भी देख लिया जाए। प्रूफ चलिए देखते हैं। पहले केस में हम मान ले रहे हैं कि समेशन Vn हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है किसी किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। मान ले रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन Vn जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है वो S है, S पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रही है। चूँकि हमको दिया गया है सिंस कन्वर्जेंट के केस में आपको पता है UN लेस देन और इक्वल टू Vn होता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ समेशन लेंगे तो समेशन UN भी लेस देन और इक्वल टू समेशन Vn होगा। अब लिमिट लगा दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन UN लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन Vn। लेकिन आपने तो कहा था कि समेशन Vn कन्वर्जेंट है, वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है कि समेशन UN भी कैसा होगा, कन्वर्ज होगा। अगर ये कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट पे तो ये भी उसी पॉइंट पर क्या करने लगेगा, कन्वर्ज करने लगेगा। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है S पे तो ये उससे छोटा है तो ये भी उसी पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। मतलब हमारी दूसरी वाली सीरीज भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। दूसरा देखिए, दूसरे में मान लेंगे कि समेशन VN डाइवर्जेंट है। आपको पता है डाइवर्जेंट के केस में जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो इनफाइनाइट होता है। मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन VN इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। चूंकि आपको दिया गया है UN इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VN, दोनों तरफ लिमिट समेशन ले लीजिए तो समेशन UN इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन VN। लिमिट ले लीजिए तो मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन UN ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन VN। चूँकि हम ये कहेंगे कि ये वाला ट्रेंड कर रहा है इनफाइनाइट पर और ये इससे भी बड़ा है तो ये भी इसी पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। मतलब छोटा वाला किसी पॉइंट, अगर बड़ा वाला किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा हो फाइनाइट पे, छोटा वाला ऑब्वियसली करेगा। बड़ा वाला इनफाइनाइट, छोटा वाला इनफाइनाइट को जा रहा है तो बड़ा वाला भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि समेशन UN हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट तब होगी जब वो छोटी हो, डाइवर्जेंट तब जो होगी जब वो बड़े हो उसके टर्म्स। एक एग्जाम्पल पढ़ लिया जाए, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक सीरीज़ हम ले रहे हैं 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) प्लस 1/(4) एंड सो ऑन। हमको चेक करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं। देख लीजिए, ये सीरीज़ आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है, ये सीरीज़ आपकी GP सीरीज़ नहीं है। GP सीरीज़ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ पढ़ाया है। GP सीरीज़ भी नहीं है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी नहीं है। तब हम कैसे चेक करेंगे कि ये सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिए देखिए, फैक्टोरियल 2 को लिखा जा सकता है 2, फैक्टोरियल 3 को लिखा जा सकता है 3 × 2, फैक्टोरियल 4 को लिखा जा सकता है 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 × 2 ये ग्रेटर देन है 2 स्क्वायर से, फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 ये ग्रेटर देन है 2 के क्यूब से। ठीक, अब हम लोग दो सीरीज बनाएंगे। पहली सीरीज में बनाने चल रही हूँ VN। देखिएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 पे पावर 4 एंड सो ऑन। और दूसरी सीरीज ले रही हूँ समेशन UN इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 1/2, 1/3.2, 1/4.3.2 एंड सो ऑन। ये जो दिया था हमने इसको UN मान लिया, 1, 1/2, 1/3.2, 1/4.3.2 और इसी से कंपैरेटिवली करके एक GP सीरीज बना दी। GP सीरीज के बारे में अगर आपको याद हो रहा हो तो कहते थे R ग्रेटर देन 0 होगा तो डाइवर्जेंट होगी, R लेस देन 0 होगा तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक, अगर अब इस सीरीज में हम लोग देखें, VN को देखें तो VN सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, ये तो आप देख सकते होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसका न्यूमेरिकल प्रूफ आपको दे सकती हूँ। जैसे पहले आपने कहा था, कहते थे R ग्रेटर देन 1 होगा। फिर से सुनिए, GP सीरीज के लिए आप कहते थे कि R लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी, R ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी। अगर इस GP सीरीज को देखें तो इसमें R की वैल्यू है 1/2, चूंकि ये लेस देन 1 है तो समेशन VN हमारी कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट। फिर कहते थे जिस सीरीज को चेक करना है अगर उसके प्रीसीडिंग टर्म इसके टर्म से छोटे या बराबर होते हैं तो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज
हमारी वो डाइवर्जेंट होगी। ये तो आपको सेम दिख रहा होगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए। एक तरफ लिखा है 2 का स्क्वायर, एक तरफ लिखा है 3.2। ये 6 देगा, ये 4 देगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा है। लेकिन 1/2 का स्क्वायर करेंगे और 1/3.2 करेंगे, तुरंत साइन चेंज हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। मतलब ये टर्म इससे छोटा है, u3 v3 से छोटा है, u4 v4 से छोटा है। ऐसे ही आगे आप देखेंगे, इसकी वैल्यू 8 आएगी, इसकी वैल्यू 24 आएगी। मतलब u3 छोटा है v3 से, u4 छोटा है v4 से, u5 छोटा है v5 से, एंड सो ऑन। आपको पता है कि जिस सीरीज़ को चेक करना, अगर उसके टर्म दी गई सीरीज़ से छोटे होते हैं तो कन्वर्जेंट होती है। क्योंकि इस सीरीज़ को चेक करना है, इसके टर्म, इसके लिए गए प्रीसीडिंग टर्म, इसके लिए गए कंपैरेटिव टर्म से छोटे हैं, इसका मतलब ये वाली सीरीज़ हमारी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये कंपैरिजन टेस्ट था जिसमें एक सीरीज़ हमको दी गई थी जो हमको ना जीपी में दिख रही थी ना ऑल्टरनेटिव दिख रही थी, तो हमने उससे एक जीपी सीरीज़ निकाल दी जिसका कॉमन रेशियो हमको पता था <1 आ रहा है, मतलब वो कन्वर्जेंट है। अब इस सीरीज़ को चेक किया, अगर इसके टर्म्स इसके कंपैरेटिवली टर्म से छोटे होंगे तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर इसके कंपैरेटिवली टर्म से बड़े होंगे तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। कंपैरिजन टेस्ट का यही महत्व है। आज के लिए बस इतना। अब हम लोग कल ऑक्सिलरी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और भी आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे। आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ इस पेज को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भी बताइए इसके बारे में।